Hello, guys. Good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अधिकार के टॉपिक को, जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकार के विषय में बहुत से विचारकों ने अपने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं और बहुत सी अवधारणाएं अधिकार से जुड़ी हुई है, लेकिन इन सबके विषय में जानने से पहले हमें अधिकार के मूल अर्थ को, इसके मूल भाव को जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं अधिकार के मूल अर्थ के विषय में। अधिकार आत्म विकास के वे दावे होते हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा समर्थन प्राप्त होते हैं। अधिकार मूल रूप से हकदारी का औचित्यपूर्ण स्वरूप होता है, जिसमें नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किस चीज़ के हकदार हैं, हमें इस बात का भान होता है। बोसांके ने अधिकारों को उन मांगों के रूप में परिभाषित किया था जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के पूर्ण आत्मविकास के लिए आवश्यक होती है। जोएल फेनबर्ग ने अधिकार को व्यक्ति की पात्रता के रूप में रेखांकित किया था। हमारे संविधान में भी अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान में मूल अधिकारों के विषय में हमको अधिकार प्रदान किए गए हैं जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है। अधिकार व्यक्ति के व्यक्ति समूह के विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति समूह द्वारा उपभोग या फिर शोषण ना हो, इसीलिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब इन सब से हमें ये बात पता तो चल जाती है कि अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अधिकार क्या है। अधिकार दावे तो है, लेकिन ये हर तरीके के दावे नहीं है। ये दावे वैसे दावे हैं जो नैतिकता की दृष्टि से उचित और मान्यता प्राप्त हो सकते हैं। अधिकार हमें स्वविकास के अवसर प्रदान करने में मदद करता है और हमारा सर्वांगीण विकास करने में हमारी मदद करता है। अधिकारों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अधिकारों का जन्म समाज में होता है, यानी समाज से बाहर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अधिकार कर्तव्य और दायित्व से जुड़े होते हैं, यानी इसका ये अर्थ है कि अगर हमारा कोई अधिकार है तो उसके साथ एक दायित्व भी जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका ये अधिकार है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करें, अपनी बात दूसरों के सामने रखें, तो आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप दूसरे की बोलने की स्वतंत्रता की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप अपने कर्तव्य की करते हैं, अपने अधिकार की करते हैं। अधिकार स्वार्थी दावे नहीं होते, यानी अधिकार में स्वार्थपरकता की भावना नहीं होती। अधिकार सामाजिक हित के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक हित के लिए इस तरीके से आवश्यक होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने से ये समाज में व्यक्ति की भागीदारी को अधिक बढ़ावा देते हैं और सामाजिक हित को बढ़ाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं है, राज्य केवल अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो राज्य है उसने अधिकारों को जन्म नहीं दिया है, लेकिन हाँ, राज्य द्वारा अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाती है ताकि उनका औपचारिक तरीके से प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जा सके। अधिकार स्पष्ट प्रकृति के होने चाहिए ताकि समाज में व्यक्ति के विकास में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आए। इसमें प्रत्येक प्रकार के अधिकार में एक स्पष्टता होनी चाहिए। अधिकार वर्धनशील होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिकारों के विकास और विचारकों के विचार की। तो अधिकारों का विकास क्रम बहुत लंबा रहा है। बहुत लंबे समय से हमने जो है अधिकारों के लिए संघर्ष लड़ा है, हमने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसमें से जब हम अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो उसमें कई चरण आते हैं जिसे भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग विचारों से पोषित किया। प्रमुख विचारक
लेस्ले हॉयफील्ड ने अधिकारों को 4 रूपों में व्यक्त किया था। ये जो विचारक है, ये अधिकार के संबंध में एक बहुत इम्पोर्टेंट विचारक है। तो इनके जो अधिकार के 4 रूप है वो इस प्रकार है: विशेषाधिकार या स्वतंत्रता के रूप में, दावे के रूप में अधिकार, शक्ति के रूप में अधिकार और प्रतिरक्षा के रूप में अधिकार। लॉस्की के मतानुसार अधिकार वे विचार है जो सक्षम निरंकुशवाद से भी अधिक मजबूत होते हैं। लॉस्की ने ये इसीलिए कहा था कि अधिकार हमें निरंकुशवाद से बचाने में सहायता करते हैं और अपनी सहभागिता समाज में सुनिश्चित करवाने में भी मदद करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक की जो रचना थी अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, उसमें उन्होंने अधिकार के विषय में कहा कि व्यक्तियों के पास अधिकार है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कोई व्यक्ति या समूह छीन नहीं सकता। बिना अधिकारों के उल्लंघन के ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी व्यक्ति के अधिकार को छीनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अधिकारों का ह्रास करना पड़ेगा, अधिकारों का उल्लंघन करना पड़ेगा। बिना अधिकारों के उल्लंघन के औचित्यपूर्ण दृष्टि से आप ऐसा नहीं कर सकते। रॉबर्ट नॉजिक ने ये कहा था। अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। मानव समाज में अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। इसका मूल आधार हम हॉब्स के विचारों में देख सकते हैं। जब उन्होंने अपना विचार दिया था तो उन्होंने सबसे पहले एक आत्मरक्षण के अधिकार की बात की थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण करना होता है। प्राकृतिक अवस्था में जो प्रत्येक मनुष्य है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, अपने आत्मरक्षण के लिए विभिन्न उपाय और विधियां अपना सकता है और खुद को स्वतंत्र रखने के लिए भी कार्य कर सकता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी वो उपाय अपनाता है वो औचित्यपूर्ण ही होते हैं। इसके अलावा अपनी आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्ति ने सामाजिक समझौता करके अपने ऊपर शासन का परित्याग किया था। तो हॉब्स ने जब ये विचार दिया था कि मनुष्य ने जब प्राकृतिक अवस्था में थे तो प्राकृतिक अवस्था बहुत बुरी अवस्था थी, मनुष्य स्वार्थी था, तो अपनी रक्षा के लिए वो किसी और को हानि पहुंचाने से भी नहीं कतराता था। तो ये उस समय सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार का एक अप्रत्यक्ष वर्णन था। लेकिन प्राकृतिक अधिकार के विषय में स्पष्ट रूप से बात लॉक ने की है, वो भी सबसे पहले। लेकिन अधिकारों के अगर हम घटनाक्रम को देखें तो अधिकारों के लिए बहुत से घटनाक्रम हुए, जिसमें 1689 का बिल ऑफ राइट्स आता है, 1689 का बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन आता है। 1792 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के वर्णन में अधिकार की जो पृष्ठभूमि आई थी उसका वर्णन अधिकारों के विकास में ज़रूर आता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अधिकार के विकास में। अब मानवाधिकार के विषय में हुई पहले विकास के चरण में आती है। इसके बाद बात करते हैं चेक विद्वान कारेल वसाक ने जो है मानवाधिकारों के 3 मुख्य पीढ़ियां बताई थी। सबसे पहली पीढ़ी में वे नागरिक और राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं। मार्टिन गॉडविन इन्हें चुनाव आधारित अधिकारों की संज्ञा देते हैं। इस पीढ़ी में अधिकारों का प्रमुख विषय स्वतंत्रता था। दूसरी पीढ़ी में अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय के विषय में आए थे। इसका प्रमुख विषय समानता था। जबकि तीसरी पीढ़ी में अधिकार एकजुटता के अधिकार की बात की गई थी। इसमें बंधुता पर अधिक बल दिया गया था। शुरुआती जो 2 पीढ़ी थी, जिसमें एक में राजनीतिक अधिकार की बात और दूसरे में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक न्याय की बात की गई थी, वो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार थे। जबकि तीसरी पीढ़ी के अधिकार राज्य के विरुद्ध समुदायों के अधिकार थे। अब बात करते हैं अधिकारों के विकास का स्वरूप नैतिक से पर्यावरणीय रहा कि कैसे बढ़ा ये। सबसे पहले किस अधिकार की बात होती थी? सबसे पहले नैतिक अधिकार की बात होती थी, जो नैतिकता के आधार पर हमें प्राप्त होते थे। लेकिन वर्तमान स्वरूप में अब जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो मानवाधिकार, पर्यावरण, नारीवाद से रिलेटेड है। तो अब जो विकास है, जो अधिकार का रूप है, वो पर्यावरणीय हो गया है। नैतिक अधिकारों की मांग से अधिकार के विकास का आरंभ हुआ था
और वर्तमान समय में पर्यावरण से संबंधित मांगे उठती रही है। नैतिक अधिकारों ने नागरिकों को और नागरिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों के विकास के लिए आधार प्रदान किया। वहीं राजनीतिक अधिकारों से सामाजिक अधिकार को, फिर आर्थिक अधिकार को और फिर सांस्कृतिक अधिकार के विकास को बल मिला। तो सबसे पहले हमें नैतिक अधिकार के मिले, फिर उसके बाद हमने नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और नागरिक अधिकार मिल जाने के बाद हमने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। राजनीतिक अधिकार के बाद सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए और फिर हमने सांस्कृतिक अधिकार के लिए संघर्ष किया, जो संस्कृति के आधार पर हमें प्राप्त हुए। वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं तो मानवाधिकार अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा में से एक है। मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार से तात्पर्य जब अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्निहित हो जाते हैं तो वे मानवाधिकार के रूप में होते हैं। अब मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्निहित होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम राष्ट्रीय कानून में अधिकारों की बात करते हैं तो वे अधिकार नागरिक और संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी बुक द लॉ ऑफ पीपल में मानवाधिकार की राजनीतिक अवधारणा की परिकल्पना की थी। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा बनाई गई एलिनोर रूजवेल्ट कमेटी की सिफारिश पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि मानवाधिकार सभी के लिए समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा हुई, जिसे 1976 में लागू किया गया और 1966 में ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा हुई, जिसे 1976 में लागू कर दिया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के विरुद्ध में जो है एशियाई मूल्य और बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा हमें देखने को मिलती है और इन अवधारणाओं का विकास भी इन्हीं के विरोध में हुआ। एशियाई मूल्यों के समर्थक में हम महाथिर मोहम्मद को लेते हैं और ली कुआन यू को लेते हैं। महाथिर मोहम्मद मलेशिया से थे और ली कुआन यू सिंगापुर से। इनके अनुसार क्या है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पश्चिमी मूल्य से प्रभावित है। एशियाई मूल्य के समर्थक मानते थे कि जो मानवाधिकार है इसकी सार्वभौमिक घोषणा सभी को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, ये प्रेरित है पश्चिमी मूल्यों से और इसमें पश्चिम के ही देशों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसमें व्यक्तिवाद को समाज और समुदाय पर वरीयता दी गई है। ये बोलते हैं कि समाज और समुदाय ज़रूरी है, लेकिन जो मानवाधिकार है उसमें व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया है, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा ये बात कहते हैं कि अधिकारों को कर्तव्य की तुलना में वरीयता दी जा रही है। एशियाई मूल्य के समर्थक मानते हैं कि मानवाधिकारों में सिर्फ अधिकारों की बात हुई है, कर्तव्यों की तो कहीं बात ही नहीं की गई। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक न्याय की बजाय आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को वरीयता दी जा रही है। तो इस आधार पर एशियाई मूल्य के समर्थक इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा बहुसंस्कृतिवाद भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विरोधी ही रहा है। बहुसंस्कृतिवाद का लक्ष्य अप्रवासियों, अल्पसंख्यकों, स्वदेशी समाज के हास्यकृत समुदायों को संरक्षण देना है। बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला देश था कनाडा। उसने क्या किया, 1988 में एक अधिनियम पारित किया और उसके द्वारा बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया। इस दृष्टिकोण के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता का विचार विभेद अंधता पर आधारित है। विभेद अंधता पर आधारित है, इसका क्या तात्पर्य है कि भाई विभेद होना नहीं चाहिए, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए, ये मानता है। मानवाधिकार ये मानता था। लेकिन जो बहुसंस्कृतिवाद है ये मानता है कि वास्तविक समानता के लिए
एक जैसा व्यवहार आवश्यक नहीं होता है। ये मानता है वास्तविक समानता के लिए समाज के विविध समूहों के मध्य अंतरों का समायोजन होना चाहिए। मतलब समाज में बहुत से समुदाय है, बहुत से व्यक्ति है, और इन समुदायों को समानता की दृष्टि पर तोला नहीं जा सकता। तो इन विविध समूहों में अंतरों का समायोजन किया जा सकता है ताकि हम वास्तविक समानता और समानता के जो प्रायोगिक रूप है, जो वास्तविक रूप है, उसको हम स्थापित कर सके। अमर्त्य सेन एक महान विचारक रहे हैं। उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद का विरोध किया है। उनके मतानुसार जो है इससे समाज में विखंडन, संघर्ष, अलगाव उत्पन्न होगा। इसका आधार ये इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यकों के बारे में ज़्यादा सोचती है, हास्यकृत समुदायों के बारे में ज़्यादा बात करती है। तो इससे समाज में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की एक खाई उत्पन्न हो जाएगी, जिससे विखंडन, संघर्ष और अलगाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भारत के संविधान में भी अगर हम बहुसंस्कृतिवाद के लक्षण को देखना चाहें तो वो अनुच्छेद 29 और 30 में देखे जा सकते हैं, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी अल्पसंख्यकता के आधार पर। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर अधिकारों के वर्गीकरण की। तो प्रकृति के आधार पर जो है अधिकारों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। वे दो भाग है, सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार वे अधिकार है जो राज्य द्वारा क्रियात्मक कार्यवाही के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, कानूनी सहायता पाने का अधिकार और रोजगार पाने का अधिकार शामिल है। यह समाजवादी समाज की संकल्पना को बढ़ावा देता है। वहीं नकारात्मक अधिकार की अगर हम बात करें तो नकारात्मक अधिकार में राज्य की भूमिका निष्क्रिय हो जाती है। विचार, इसमें जो है नकारात्मक अधिकार में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक निर्बाध अधिकार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यह पूंजीवादी समाज में संभव होती है, इसीलिए जो है हम मेन रूप से सकारात्मक अधिकार को ज़्यादा उपयोगी मानते हैं। अब विषय वस्तु के आधार पर अधिकारों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत से प्रकार आते हैं अधिकार के। सबसे पहले नैतिक अधिकार आता है। नैतिक अधिकार नैतिकता के आधार पर अधिकार का पालन करना कहलाता है। नैतिक अधिकार में बुजुर्गों, बच्चों को देखभाल का अधिकार, शिक्षा को अधिकार पाने का अधिकार और नागरिक अधिकार जो नागरिक होने के नाते प्राप्त है, ये सब आते हैं। नैतिक आधार में हमको नैतिकता की दृष्टि से जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो आते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनको कानूनी मान्यता प्राप्त हो ही हो। जैसे अगर हम बोले कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उनका पालन मतलब कि पालन करना चाहिए, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हालांकि एक कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन नैतिक अधिकार है क्योंकि ये नैतिकता की दृष्टि से सही है। वैसे ही ठीक जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो हमें वो देखभाल पाने का अधिकार होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना चाह रहा है, वो भी बिना किसी उसके फ्यूचर को सिक्योर किए, तो वो एक तरीके से उस छोटे बच्चे के नैतिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि उसको तब देखभाल पाने का अधिकार है। इसके अलावा अगली बात करते हैं हम जीवन का अधिकार की। जीवन का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें वाणी, विचारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करें तो सामाजिक और समाज में सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो अधिकार हमें प्रदान किए जाते हैं, इसमें वो अधिकार आते हैं। अधिकार का यह स्वरूप समाजवादी कल्याणकारी व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल होता है। इन अधिकारों में हमें मूलभूत सुविधाओं और समाज में मानव होने के नाते, समाज के नागरिक होने के नाते
हमें ये अधिकार प्राप्त होते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें जीवन का अधिकार जिस तरीके से प्राप्त है, उसी तरीके से उस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बेसिक ज़रूरतों की आवश्यकता मतलब पड़ती है। तो उनको पूरा करने का अधिकार हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है। अब बात करते हैं राजनीतिक अधिकार की, जिसका आधार राजनीतिक गतिविधियां हैं। यह जो अधिकार है वो लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्थाओं में पाया जाता है। राजनीतिक अधिकार में राजनीति में भागीदारी का अधिकार हमें प्राप्त होता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है, सार्वजनिक नियुक्ति का अधिकार, सरकार के विरोध करने का अधिकार और सरकार को समर्थन देने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि राजनीति से संबंधित हमारे जितने भी अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। सांस्कृतिक अधिकार की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक अधिकार अपनी संस्कृति के विषय में हमको जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो आते हैं। अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति के आधार पर हमें अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसका समर्थन भिखु पारेख, विल किमलिका, मेरियन यंग, चार्ल्स टेलर जैसे बहुसंस्कृतिवादी विचारकों ने किया है। सांस्कृतिक अधिकार में हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरणीय अधिकार की। पर्यावरणीय अधिकार हमारे पर्यावरण से संबंधित अधिकार है। जिस तरह हमको स्वच्छ जल पीने का, हमें स्वच्छ वायु ग्रहण करने का अधिकार होता है, तो वो पर्यावरणीय अधिकार से संबंधित है। इसके समर्थक अर्नेस्ट नेस, जेम्स लवलॉक, वंदना शिवा जैसे विचारक रहे हैं, जिन्होंने पर्यावरण के विषय में अपने विचार दिए हैं। अधिकारों से संबंधित जो सिद्धांत है, अब उनकी बात की जाए तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि जो अधिकार है वो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, राज्य से पूर्व ये उपस्थित होते हैं और ये छीने नहीं जा सकते। मतलब इनका ये था कि जो राज्य है वो तो बाद में अस्तित्व में आया, लेकिन अधिकार राज्य से पहले से अस्तित्व में थे, और जो अधिकार है उसी ने राज्य को क्या है, अस्तित्व प्रदान किया है। राज्य का निर्माण क्यों हुआ? ताकि हम अधिकारों की रक्षा कर सकें। जैसे हॉब, लॉक, रूसो, इन्होंने जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तो इन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया समझौता करके। प्राकृतिक अधिकार सर्वव्याप्त, असीमित और निर्बाध होते हैं, यानी कि ये बहुत व्यापक होते हैं और ये कोई सीमित नहीं होते। जैसे कानूनी अधिकार बहुत सीमित होते हैं, वैसे ही प्राकृतिक अधिकार सीमित नहीं होते, क्योंकि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। तो ये किसी की अथॉरिटी नहीं बनती कि वो हमसे छीन सके। मान लो हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो हमारा ये प्राकृतिक अधिकार है, हमसे ये कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमें भगवान ने जीवन दिया है, ईश्वर ने जीवन दिया है। इसके जो प्राकृतिक अधिकार जो मानता है, हमें ईश्वर ने दिया है ये, और समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। इसके समर्थक हॉब्स और लॉक हैं। हॉब्स आत्मरक्षा के प्राकृतिक अधिकार का वर्णन करते हैं, तो वहीं जॉन लॉक जो है उन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकारों की जो है स्पष्ट अवधारणा दी थी, उसके बारे में बताया था। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा था और कहा था कि इन्हें किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये समाज से पहले प्राप्त थे, तो समाज में इनको मान्यता प्राप्त हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जॉन लॉक मानते हैं। राज्य का निर्माण केवल अधिकारों की रक्षा और व्यक्ति द्वारा अधिकारों के सही प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता था, बल का शासन चलता था। इसीलिए क्या किया उन्होंने, एक सुनिश्चितता लाने के लिए अधिकारों के प्रयोग में उन्होंने राज्य का निर्माण किया और सभी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए प्राकृतिक अधिकार को फिर बदला गया
कानूनी अधिकारों में और राजनीतिक अधिकारों में, और राज्य को निर्मित किया गया। उदारवादी संकल्पना में ही जो है अधिकार असीमित है, स्वस्वीकृत है और असमाप्य है, यानी कि वो समाप्त नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में, वो खुद के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, राज्य की द्वारा उसको ज़रूरत नहीं है और असीमित है। अधिकारों की कानूनी मान्यता या कानूनी सिद्धांत जो है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत वे प्राकृतिक सिद्धांत का विरोधी है। जैसे प्राकृतिक सिद्धांत मानता था कि अधिकार ईश्वर की देन है, तो जो ये अधिकार का कानूनी सिद्धांत है, ये अधिकार को ईश्वर की नहीं बल्कि राज्य की देन मानता है। अधिकार विधि द्वारा समर्थित होती है और ये असीमित नहीं होती। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत मानता है कि राज्य के बाहर अधिकार हो ही नहीं सकते। राज्य का अस्तित्व है तभी हमारे अधिकारों का अस्तित्व है। यह संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। इसके समर्थक में हम बौदा, हॉब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, जी.डी. रिची को ले सकते हैं। बेंथम के अनुसार अधिकार विधि और केवल विधि का फल है। बिना विधि के विपरीत और विधि से पूर्व कोई अधिकार नहीं होता। मान लो अगर विधि नहीं होगी, विधि में यहाँ तात्पर्य जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून हैं उनसे हैं, अगर वो नहीं होंगे, राज्य नहीं होगा, तो उससे पूर्व, उसके विरुद्ध और उनके बिना जो है किसी प्रकार का अधिकार अस्तित्व में हो ही नहीं सकता। अब अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता के कल्याण सिद्धांत की बात करें तो उपयोगितावादी और कल्याणकारी उदारवाद ने क्या है, आबाद प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की। ये इन्होंने इसलिए की क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार वे अधिकार ही मान्य होते हैं जो सामाजिक उपयोगिता के हो। लेकिन प्राकृतिक अधिकार में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। प्राकृतिक अधिकार में केंद्र में मनुष्य था, व्यक्ति था, व्यक्तिवाद था। लेकिन सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत में समाज का कल्याण केंद्र में आता है, व्यक्ति केंद्र में नहीं आता। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज प्रदत्त है जो व्यक्ति के हित में होते हैं, लेकिन उनका उपयोग समाज कल्याण में होना चाहिए। लॉस्की ने अधिकार का सामाजिक कल्याण सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार वे लॉक के प्राकृतिक अधिकार का विरोध करते हैं। किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिन्हें वे कायम रखता है और इनकी सुरक्षा करता है। ये लॉस्की का कथन है। अब सामाजिक उपयोगिता कल्याण सिद्धांत की अगर हम समर्थकों की बात करें तो इसमें उपयोगितावादी आते हैं जो ये मानते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, जो बेंथम और मिल का विचार है। इसके अतिरिक्त रॉस्को पाउंड, प्रोफेसर शेफी, वॉन न्यूमैन जैसे विचारकों ने भी सामाजिक उपयोगिता कल्याण सिद्धांत, अधिकार से संबंधित जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया है। अब अधिकारों का ऐतिहासिक व रूढ़िवादी अधिकार का सिद्धांत आता है। सबसे पहले अधिकार का ऐतिहासिक और रूढ़िवादी सिद्धांत का बेसिक आधार है इतिहास और रूढ़िवादिता, जो परंपराएं चली आ रही है। अधिकार को ये इतिहास की देन मानते हैं। इनका मानना था, जो ये अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के विचारक है, इनका मानना था जब रीति रिवाज और परंपराएं लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं तो वे स्थिर हो जाते हैं और अधिकार बन जाते हैं। बट अगर प्रैक्टिकलिटी के आधार पर देखें तो ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो लंबे समय से रीति और परंपराएं चली आ रही है वो वर्तमान समाज के लिए भी उपयोगी होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम विवाह से देख सकते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि विधवा पुनर्विवाह को गलत माना जाता था, क्योंकि ये मान्यता चली आ रही थी, सती प्रथा की मान्यता चली आ रही थी। तो ये नैतिकता की दृष्टि से भी गलत है और व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी करती है। लेकिन क्योंकि ये एक रीति थी, एक परंपरा थी, तो ये अधिकार था पुरुष प्रधान समाज का, जो कि गलत था। तो जो अधिकार का इनका ये जो सिद्धांत है, इसका आधार एक तरीके से मौलिक रूप से गलत है। इस सिद्धांत में अधिकारों को सामाजिक मान्यता की आवश्यकता तो होती है, पर राज्य द्वारा मान्यता की नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब सती प्रथा का विरोध किया गया था, जब सती प्रथा के लिए कानून बने थे, तब
उनको क्या हुआ था कि उनको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तो हुई थी, लेकिन जो है समाज ने उसको अपनाया नहीं था, क्योंकि वो समाज के लिए विरुद्ध था, क्योंकि समाज के रीति रिवाज का वो उल्लंघन था। जैसे ठीक इसी तरीके से ये उल्टी चीज़ें होती है कि भाई हमको क्या है, कुछ चीज़ें हमें समाज में करने की आज़ादी होती है कि बट राज्य द्वारा वो हमको करने की आज़ादी नहीं होती। तो ये मान्यता के आधार पर इसमें फ़र्क किया गया है। इसमें राज्य को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया जितना समाज को दिया गया है। इसके समर्थन एडमंड बर्क है। एडमंड बर्क एक प्रमुख रूढ़िवादी विचारक है जो कि यथास्थितिवाद जैसे विचारों को सही मानते हैं, जो परिवर्तन को उतना ज़्यादा सही नहीं मानते। बर्क ने क्या किया था, ब्रिटेन की जो रक्तहीन क्रांति हुई थी उसका समर्थन किया था, क्योंकि ऐतिहासिक अधिकारों पर यह आधारित था। पर फ्रांसीसी क्रांति का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि यह प्राकृतिक, काल्पनिक और आमूलवादी यानी कि रेडिकल अधिकारों पर आधारित था। अधिकारों से संबंधित बर्क और पेन का जो विवाद है वो अधिकारों के स्रोत मतलब कि स्रोत पर विवाद है। अधिकारों का स्रोत यानी कि प्राकृतिक है या कानूनी है या फिर किस प्रकार का अधिकार है। बर्क ने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में प्राकृतिक अधिकारों को अराजकता का पाचन और अराजकतावादी विचार कहा। बर्क प्राकृतिक अधिकारों के घोर विरोधी रहे, लेकिन वहीं थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक राइट ऑफ मैन में बर्क के तर्कों का खंडन किया और उनके अनुसार बर्क मृतक के प्राधिकार को जीवित लोगों की स्वतंत्रता व अधिकारों का स्थान देना चाहता है, क्योंकि थॉमस पेन जो है प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक रहे थे। तो इन दोनों के जो विचारों में है वो एक क्लैश देखने को मिला था, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बर्क पेन विवाद। अब अधिकारों का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत आता है जिसका समर्थन ग्रीन और कांट ने किया था। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाहरी दशाएं हैं। मानव का आंतरिक विकास यानी कि मानव का आत्म विकास कैसे होगा उसकी बाहरी दशाएं हैं, यानी समाज द्वारा उसके लिए क्या किया जा रहा है। अधिकार व्यक्ति की वह मांगे हैं जो समाज स्वीकृति देता है। केवल नैतिक मांग ही अधिकार बनती है। व्यक्ति और समाज के आदर्श और कल्याण में अंतर नहीं होता। ये मानता है कि भाई व्यक्ति की जो मांग नैतिकता की दृष्टि से सही है और जो समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है वह अधिकारों की श्रेणी में आती है, और व्यक्ति और समाज में अंतर नहीं होता कल्याण और आदर्श में। और यही इसके जो विरोध का मूल कारण बना कि व्यक्ति और समाज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति का हित हो वही पूरे समाज का हित हो। और जो ये इनका विरोध इस आधार पर भी हुआ कि व्यक्ति और समाज का कल्याण भिन्न भिन्न तरीकों, भिन्न भिन्न रूपों से होता है और दोनों के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाने चाहिए। बार्कर ने कहा था कि मानव की चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता अधिकार में निहित होती है और अधिकार राज्य की मांग करती है। इस प्रकार इन्होंने कहा था कि अधिकारों के लिए राज्य का होना ज़रूरी है। कांट आदर्शवादी धारणा का समर्थन करते हैं, जो अधिकारों का आदर्शवादी विचार है। उनके अनुसार हर चीज़ की या तो कीमत होती है या एक गरिमा। कीमत वस्तुओं के समतुल्य समान कीमत की वस्तु रखी जा सकती है, पर गरिमा के समतुल्य कुछ नहीं, यह सर्वोपरि है। यानी कि अगर आप कोई वस्तु है तो उसका जितना मूल्य है उसी मूल्य की आप दूसरी वस्तु ला सकते हैं, लेकिन गरिमा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि गरिमा एक भाव भी है एक तरीके से, क्योंकि भाव का हम कोई मोल नहीं लगा सकते। इसीलिए इन्होंने क्या दिया, प्रमुख अधिकार गरिमा के बाद में बात की। इनके अनुसार मनुष्य अपने आप में साध्य है, यानी कि लक्ष्य है। गरिमा का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के बराबर हक के योग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है चिंतनशील और सक्षम है, इसीलिए उसे समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। अब बात करते हैं अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत जो है क्या कहता है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत अधिकारों को
आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन के संबंधों से जोड़ देता है। मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। पूंजीवादी समाज में क्या है, अधिकारों का मोल होता है हर एक की उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसके कार्य के अनुसार, मतलब कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार दिया जाना चाहिए। लेकिन साम्यवाद में हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वितरण दिया जाना चाहिए। ये बात करता है इस चीज़ की। अब बात करते हैं सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत की। तो न्याय के सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के मुख्य समर्थक मैकाइवर रहे हैं, जिन्होंने अधिकारों के संबंध में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि जो रीति रिवाज समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं उन्हें राज्य द्वारा कानून में बदलकर अधिकार बना देना चाहिए। जो लंबे समय से रीति चली आ रही है उसे ही अधिकार बना देना चाहिए ताकि लेजिटिमेसी का क्राइसिस ना आए। लेकिन इस तरीके से जो ये आधार है ये गलत भी है, क्योंकि हर प्रकार की रीति रिवाज हर समय में अनुकूल नहीं होते, क्योंकि समय में बहुत परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है कि उस समय में वो रीति सही हो, लेकिन समय के साथ वो रीति परिवर्तित भी होती है और उसका स्वरूप विकृत भी हो जाता है और वर्तमान समाज में वो स्थापित भी नहीं हो सकती। इसीलिए रीति रिवाज के आधार पर ही अधिकार का निर्माण करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। अधिकार का बहुसंस्कृति का सिद्धांत, जिसके प्रमुख विचारकों में हम बहुसंस्कृतिवादी विचारक को लेते हैं। भिखु पारेख जो थे बहुसंस्कृतिवादी विचारक थे। उनके अनुसार मनुष्य की सामूहिकता में ही अधिकार निहित है, यानी वो समूह की बात करते हैं ना कि व्यक्ति की बात करते हैं। उनके अधिकार के केंद्र में समूह है, व्यक्ति नहीं। बहुसंस्कृति समाज में व्यक्ति नहीं अपितु समूह अपनी पहचान और सुरक्षा हेतु अधिकारों की मांग करती है। इसमें समूह की पहचान और सुरक्षा की बात की जाती है। विल किमलिका एक अन्य बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। इन्होंने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की। कौन कौन से? स्वशासन का अधिकार, जो खुद पे शासन का अधिकार है। बहुसंजातीय अधिकार, यानी कि सजातीयता के आधार पर हमको समान अधिकार मिलने चाहिए। विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकार, यानी कि हमको किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि वे अल्पसंख्यक है और समाज में हास्यकृत वर्ग पर भी है, इसीलिए उनकी समान व्यवस्था में लाने के लिए उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मार्था नेस्बाम के अनुसार व्यक्ति के अधिकार उसकी बहुमत की निरंकुशता से रक्षा करते हैं। जो बहुमत समाज है वो अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए क्या है, बहुसंस्कृतिवादी विचार जो है वो अस्तित्व में आया था और निरंकुशता से रक्षा यही अधिकार करता है। ये मार्था नेस्बाम का कहना है। अधिकार मूलतः उदारवादी चिंतन की देन है, इसीलिए किसी भी सांस्कृतिक समूह द्वारा परंपरा या प्रथा के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। यानी कि उदारवादी चिंतन है, इसमें किसी भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। ये हमें व्यक्ति के होने के नाते प्राप्त हुए हैं और व्यक्ति होने के नाते हमसे ये कोई छीन नहीं सकता, इसका कोई हनन नहीं कर सकता। अधिकारों का समुदायवादी बहुलवादी विचार जो है इसका समर्थन माइकल वॉल्जर ने किया था, जो अधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज को मात्र एक भ्रमित खोज मानते हैं। माइकल वॉल्जर का कहना है कि अधिकार के संबंध में सार्वभौमिक अधिकार का अस्तित्व होना असंभव है, एक तरीके से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सिर्फ एक तरीके से ये भ्रमित खोज है और कुछ नहीं। उदार समतावादी सिद्धांत की बात करें तो इसके समर्थक है ड्वर्किन। ड्वर्किन ने अपनी रचना टेकिंग राइट सीरियसली में कहा कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के की तरह होते हैं। जो तुरुप का इक्का होता है ना, ये उसकी बात करते हैं। ये अधिकार को सार्वभौमिक नैतिकता से पहले रखने की वकालत करते हैं।
इनके अनुसार नैतिकता के स्तर पर दो ही न्यायोचित अधिकार हो सकते हैं, एक संसाधन समता का अधिकार और मानवीय गरिमा का अधिकार। जो ये ड्वर्किन है, इन्होंने जो अधिकार है उसको सार्वभौमिक नैतिकता से भी पहले रखने की बात की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ड्वर्किन ने जो ये अधिकार है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लिया है। अब बात करते हैं अधिकारों के स्वतंत्रवादी सिद्धांत की। स्वतंत्रवादी सिद्धांत इसके जो समर्थक है वो रॉबर्ट नॉजिक है। रॉबर्ट नॉजिक ने क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को सर्वप्रमुख और असीमित मानव अधिकार मान लिया था, क्योंकि संपत्ति के विकास के साथ मनुष्य अपना विकास कर सकता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, जो कि विकास के अवसर को भी प्रदान करता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, रॉबर्ट नॉजिक ये मानते हैं। उन्होंने आत्मस्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार दिया है, यानी कि संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए, और ये संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार की बात भी करते हैं। व्यक्ति के अधिकार ही नैतिकता का एकमात्र अधिकार है। जब तक कि दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता, प्रत्येक अधिकार उचित है। ये मानते हैं कि भाई हम जो भी अधिकार अपना रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि वो दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, बाकी और कोई शर्त नहीं है। अधिकारों के संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण भी आता है, जिसमें नारीवादी जो विचारक है ये अपने विचार देते हैं। ये इसके केंद्र में हम नारीवादी समाज और नारियों को ले सकते हैं। अमेरिका की नेशनल विमेन सफ्रेज एसोसिएशन की स्थापना करने वाली एलिजाबेथ कैंडिस टेनेट और सुजन बी एंथनी ने अपने साप्ताहिक पत्र के नारे में पुरुष उनके अधिकार और इससे अधिक कुछ नहीं है, महिलाएं उनके अधिकार और उससे कम कुछ नहीं है के बारे में बात की। इससे हमको पता चलता है कि जो अधिकार है वो पुरुष और महिला के जो विभेद है उसके आधार पर भी स्थापित होता है। तो नारीवादी क्या करते हैं कि वो पुरुषों के साथ विभेद के कारण जो है महिलाओं की अलग अधिकारों की मांग करते हैं, जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पहले जो महिलाएं हैं उनको पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान नहीं होता था, क्योंकि वो लड़कियां थी और उनका ये था कि वो तो शादी करके पराए घर जाएगी, तो पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं है। पिता की पूरी संपत्ति का मालिकाना हक या फिर उसका जो उत्तराधिकार का जो भी हक है वो सिर्फ पुरुषों यानी लड़कों को मिलता था। तो ये एक तरीके से नारीवादी दृष्टिकोण के कारण ही संभव हुआ है कि अब नारियों को पुरुषों की अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। हालांकि ये है कि वो उस संपत्ति को स्वेच्छा से रखना चाहती है या नहीं। तो नारीवादी दृष्टिकोण में नारियों को अधिकार का केंद्र माना गया है। नागरिकों की दृष्टि से नारियों को एक विशेष अधिकार मिलने चाहिए। उन्हें जो पुरुषों को अधिकार मिलते हैं उनके साथ साथ उन्हें नारी होने के नाते भी जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी बात करता है। अगर हम इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो हम ले सकते हैं कि जैसे मैटरनिटी लीव्स हो गया, मैटरनिटी लीव्स उनको नारी होने के नाते प्राप्त होती है, तो वह जो अधिकार है उनका वे नारीवादी दृष्टिकोण के अधिकार का ही एक प्रतिरूप है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। द ग्रेट डिबेट, एडमंड बर्क, थॉमस पेन एंड द बर्थ ऑफ राइट एंड लेफ्ट, ये किसकी रचना है? कमेंट में बता सकते हैं आप। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किसके द्वारा लिखी गई है? जेंडर, जस्टिस एंड फैमिली किसने लिखी? ये सभी क्वेश्चन जो है आपको यूजीसी नेट के मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, तो आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।